नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 6 पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 6 में दोस्तों भारत और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के टॉपिक्स दिए गए हैं। हम लगातार हमारे इस लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से इस पूरे यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने कई सारे लेक्चर अपडेट किए हैं। इन लेक्चर्स के माध्यम से हमने इस यूनिट के अलग अलग टॉपिक को कवर किया है, अलग अलग मॉड्यूल के माध्यम से। और दोस्तों आज हम एक फिर नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और ये टॉपिक है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में मैं इस लेक्चर सीरीज में पहले भी बात कर चुका हूं, जब मैंने मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित 5 लेक्चर डिस्कस किए थे दोस्तों लगातार। उन लेक्चर्स में मैंने मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण को पूरा कंप्लीट किया। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण लगभग 318 पेजों का है और मैंने पूरे इसको स्टडी करने के बाद आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट में एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग 5 लेक्चर्स के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। तो उसको जरूर देखिएगा। और वहां मैंने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में भी चर्चा की है। हालांकि वहां इतना डीप जाकर चर्चा नहीं किया है, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही वो वहां जरूर है। जब हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें विकास की गतिविधियों में जो योजनाएं, जो चीजें सरकार ला रही वो सब इसके अंतर्गत आएंगी, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य का सेक्टर भी आता है, इसमें शिक्षा का सेक्टर भी आता है, इसमें औद्योगिक संरचना में विकास का सेक्टर भी आता है, इसमें देश की अधोसंरचना का विकास का सेक्टर भी शामिल होता है। तो जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। और सरकार केंद्र की हो या सरकार राज्य की हो, वो इन सब चीजों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, योजनाएं चला रही है। तो हमने आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश सरकार के इन सभी कदमों के बारे में बात की थी, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हम यहाँ इस लेक्चर में सीधे इस टॉपिक को लेकर, इस शब्द को लेकर कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सतत विकास क्या है। देखिए सिलेबस में तो लिखा है सतत विकास लक्ष्य को लेकर मध्य प्रदेश में क्या प्रगति है, लेकिन आप लोगों को मध्य प्रदेश में इनकी प्रगति के लिए सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा ना कि सतत विकास है क्या। जब तक सतत विकास समझ में नहीं आएगा तब तक आप सतत विकास लक्ष्य को कैसे देखेंगे और सतत विकास लक्ष्य के बाद उसकी मध्य प्रदेश में प्रगति को कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी शब्द पे जाएंगे कि ये सतत विकास क्या है। जब सतत विकास को समझेंगे तो फिर सतत विकास लक्ष्य क्या है वो समझ में आएगा। और उसके बाद फिर हम इनकी पृष्ठभूमि पर डिस्कस करेंगे कि ये लक्ष्य कब निर्धारित किए गए, कितनी अवधि तक के लिए हैं, कितने देशों ने इनको सहमति दी है, इन सब चीजों को लेकर। फिर हम बात करेंगे दोस्तों कि ये क्यों लाए, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों लाना चाहिए था, क्या पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी और थी तो क्या थी, कब से थी, ये सब चीजें देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि 17 सतत विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। समस्त 17 के 17 लक्ष्य देखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहां से भी पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि भारत में सतत विकास लक्ष्य को लेकर क्या प्रगति है और भारत की उस प्रगति के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक तुलना भी की जाएगी। और तुलना करने के लिए एक इंडेक्स है जो हम लोग रिपोर्ट देखेंगे, वो कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023। इसके माध्यम से हम लोगों को वैश्विक स्तर पर सतत विकास के मामले में भारत की स्थिति पता चलेगी। और जब हम भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत में मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में क्या काम किया वो भी देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश में सतत विकास की प्रगति है और इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से ये है कि एग्जाम में आने वाला इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। तो हम इस पूरे टॉपिक को 360 डिग्री कवर कर रहे हैं। हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आपसे वो छूटे ना, क्योंकि हो सकता है कि ये करंट अफेयर के माध्यम से क्वेश्चन में आ जाए। यूनिट 6 से तो आएगा ही आएगा, परंतु करंट अफेयर से भी तो पूछा जा सकता है। तो ऐसे में कैसे भी प्रश्न आप लोगों से पूछे, अगर हम ये पूरा स्टडी कर लेंगे तो आप लोगों से छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सतत विकास क्या है। दोस्तों सतत विकास को जब आप देख रहे हैं तो इसका जो वर्ड है सतत, इसी से आपको समझ में आएगा। सतत का मतलब होता है लगातार, विकास की ऐसी प्रक्रिया जो लगातार जारी रहे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास करना। ध्यान रखिएगा सतत विकास लक्ष्य को जब आप देखेंगे तो इसमें आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को
पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास की सतत प्रक्रिया से इसका आशय होगा। मतलब ये कि आज की जो पीढ़ी है, उस आज की पीढ़ी की जरूरतें हैं, इन जरूरतों को आप पूरा करने के लिए विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दोगे। अब हो सकता है कि वो आप शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, इंडस्ट्रीज आदि सब चीजों का डेवलपमेंट करोगे। तो आज की पीढ़ी की जरूरत के लिए आप अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं, संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका प्रयोग इस प्रकार से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भावी पीढ़ी होगी, जो भविष्य की पीढ़ी होगी, उसकी आवश्यकताओं को लेकर उन्हें सोचना ना पड़े, उनके सामने संकट ना हो। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज की विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज की पीढ़ी के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम संसाधनों का प्रयोग करते चले जाएं, विकास की प्रक्रिया को बढ़ाते चले जाएं, और आने वाली पीढ़ी जो भविष्य में होगी उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हम छोड़ जाएं, कई सारी समस्याएं हम छोड़ जाएं, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही ना। तो भविष्य की पीढ़ी के लिए विकास की संभावनाओं को बनाए रखते हुए आज का विकास का मॉडल तैयार करना होगा। यही सतत विकास लक्ष्यों का एक महत्व है दोस्तों, टारगेट है। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि सतत विकास क्या है, तो सतत विकास से आशय आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करिए कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता न करना पड़े। जिस प्रकार की व्यवस्था आज की पीढ़ी को मिल रही है, वैसी व्यवस्था भविष्य की पीढ़ी को मिले, ये बात सुनिश्चित करना जरूरी है विकास की प्रक्रिया में। ये सतत विकास होगा। और जब आपको सतत विकास समझ में आता है तो फिर सतत विकास लक्ष्य भी समझ में आएगा। सतत विकास लक्ष्य दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये संकल्प हुआ, और इस संकल्प को ही आप सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। मतलब कि दी एजेंडा 2030 जो है, ये एजेंडा 2030 ही सतत विकास लक्ष्य है, ये ध्यान रखिएगा। जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए विकास की अवधारणाओं को सेट किया गया था, लक्ष्य को सेट किया गया था, वही हम कह सकते हैं कि हमारे सामने, विश्व के सामने सतत विकास लक्ष्य थे। और ये कब किया गया था? तो सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और समय सीमा सेट की गई थी 2016 से 2030 तक। मतलब ये 17 प्रमुख और 169 उपलक्ष्य जो निर्धारित किए गए थे, इनकी पूर्ति सुनिश्चित करना होगी 2030 तक। इन्हें एजेंडा 2030 के नाम से भी आप लोग जानते हैं दोस्तों। ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्री में भी, मेंस में भी। अब यहां ये याद रखिएगा कि लागू कब से हुए? 1 जनवरी 2016 से इन्हें लागू माना गया था। और 193 देश जो हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिखाई पड़ते हैं, उन सभी देशों ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी, ये ध्यान रखिएगा। अब सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रगति चल रही है, विभिन्न देश क्या काम कर रहे हैं, इन सब चीजों पर नजर रखना भी जरूरी है। तो इसको नजर रखने का काम दिया गया था यूएनडीपी को। यूएनडीपी बोले तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसको ये काम सौंपा गया कि विश्व में सतत विकास की जो प्रगति है उस पर आप निगरानी रखें और इसको संरक्षण भी प्रदान करें। इसका गलत इंपैक्ट नहीं देखने को मिलना चाहिए। तो लगातार 15 सालों तक प्रभावी रहने वाले हैं ये सतत विकास लक्ष्य, जो 2015 में घोषित किए गए थे। 2015 से 2030 तक के लिए निर्धारित किए गए, ये ध्यान रखिएगा। और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो थे दोस्तों, उनमें से 8 जो हैं उनको इन सतत विकास लक्ष्यों में एजेंडा 2030 में शामिल किया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित जो आधारभूत व्यवस्था है वो हम लोगों ने यहां देखी। कब से चालू हुए थे, क्या थे, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कैसे, कब घोषित हुआ था, कितने देशों ने इसको स्वीकार किया, कब से लागू हुआ, कितने हैं, निगरानी कौन करेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगली बात है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों, या एसजीडी हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ये क्यों? तो इसलिए
कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो पहले थे दोस्तों, वो 2015 में खत्म हो गए थे। उनकी अवधि कब तक के लिए सेट थी? 2015 तक के लिए सेट थी, और 2015 में इनकी अवधि खत्म हो गई। तो आपके लिए सामने जरूरत थी कि आगे की अवधि में विश्व के सामने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, जिनको पूरा करने के लिए विभिन्न देश प्रयासरत रहें, और उसका उन देशों को भी और पूरे विश्व की जनसंख्या में कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिले। एक व्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया जाए, और उसी के आलोक में हम देखते हैं कि 2015 से फिर एसडीजी की घोषणा की जाती है। इसके पहले क्या था? तो एमडीजीएस जो थे वो दिखाई पड़ते थे, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य ने कहा जाता था। अब ये क्या थे? तो याद रखिएगा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ मानव विकास के लिए निर्धारित किए गए गोल से, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 2000 में इनको स्वीकार किया गया था। मतलब सन 2000 से अगर हम देखें तो 2015 तक 15 वर्ष की अवस्था में यह दिखाई पड़ती है, और ये 15 वर्ष की अवस्था जब 2015 में खत्म हो रही थी तो एजेंडा 2030 के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए। इन लक्ष्यों को 1990 के स्तर की गणना के आधार पर माना गया था। 2015 तक के लिए सेट थे, और 8 गोल थे इसके अंतर्गत, और 18 इंपॉर्टेंट टारगेट रखे गए थे। ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे दोस्तों, और इनकी अवधि ही 2015 में जब पूरी हुई तो इसकी जगह पर हमें देखने को मिले सतत विकास लक्ष्य 2030। अब हम यहां देखें कि ये सतत विकास लक्ष्य 2030 तक के लिए जो सेट किया गया वो कौन कौन से हैं, तो देखेंगे 17 हैं। पहला है गरीबी के सभी रूपों को विश्व से समाप्ति, मतलब जो गरीबी है, जितने भी प्रकार की गरीबी देखने को मिलती है उसको पूरी तरीके से विश्व से समाप्त करना है। दूसरा है भूखमरी का अंत करना। भूखमरी का अंत करना है। खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि की व्यवस्था को बनाकर रखना है। अब यहां समझिए कि भूखमरी का अंत तो समझ में आता है, खाद्य सुरक्षा को भी यहां पर इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एक तो खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, दूसरी लोगों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, तीसरा लोगों में उनकी खरीद की क्षमता, उनके पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए। तो जब हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का टारगेट रखते हैं इन सतत विकास लक्ष्यों में, तो खाद्य सुरक्षा में उत्पादन भी आ गया है, खाद्य सुरक्षा में उनका वितरण भी आ गया है, और खाद्य सुरक्षा में हम उनकी खरीदने की क्षमता को भी शामिल कर रहे हैं, तभी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। पोषण और टिकाऊ कृषि को भी इसमें लिखा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन सभी को मिलना चाहिए, इस बात चीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था करना, लैंगिक समानता स्थापित करना, लड़कियों में महिलाओं को सशक्त करने का काम करना, स्वच्छता व पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ताकि सभी को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो सके। और खासकर इस समय जब विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या को आज पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, उस समय ये लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7वां लक्ष्य है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच। कुल मिलाकर इसमें सेट किया गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा तक लोगों की पहुंच को बढ़ाना होगा। 8वां है निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास को ध्यान रखना है। पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य की व्यवस्था को बनाकर रखना होगा। 9वां लक्ष्य था लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा, तो औद्योगिकरण की व्यवस्था को भी सतत विकास लक्ष्यों में जगह दी गई है। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों 11वां लक्ष्य है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियां बनानी पड़ेगी। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी प्रकार की समस्या इन बस्तियों को क्षति ना पहुंचा सके, ऐसे मजबूत व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, यह भी सतत विकास लक्ष्य 12वां। 13वां लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने की व्यवस्था 13वां लक्ष्य एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों सीधे सीधे। 14 नंबर का लक्ष्य महासागर हो, समुद्र हो या समुद्री संसाधन हो, इनका संरक्षण करना पड़ेगा और उनके उपयोग की व्यवस्था धारणीय बनानी पड़ेगी। 15वां है स्थलीय परिस्थिति प्रणाली, जंगल, भूमि क्षरण, जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकना पड़ेगा। जैव विविधता संरक्षण हो, मृदा संरक्षण हो या फिर
वन तंत्र के संरक्षण की व्यवस्था को बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत इस 15वें लक्ष्य के माध्यम से सेट की गई है। 16वां लक्ष्य कहता है शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि सभी स्तरों पर एक प्रभावपूर्ण, जवाबदारीपूर्ण और कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सके जिससे कि न्याय सुनिश्चित हो। और 17वां लक्ष्य है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने की जरूरत है, साथ साथ संसाधनों को मजबूत तौर पर एक प्रकार से क्रियान्वयन करने पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये 17 महत्वपूर्ण लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा सन 2015 में अपनाए गए थे और टारगेट रखा गया था 2030 तक इन्हें अचीव करने का। अब जब ये 17 लक्ष्य हम लोगों को मिले तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भारत में इनकी प्रगति क्या है। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने इनकी प्रगति के लिए लगातार काम किया है और भारत सरकार लगातार इनको प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है। दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार ने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन लक्ष्यों की उनको अपनी नीतियों में शामिल किया और सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारत के विकास की नीतियों का निर्धारण किया। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से दोस्तों गरीबी को इसमें टारगेट किया गया। और गरीबी को लेकर जब टारगेट किया गया तो हम यहाँ रिपोर्ट भी देखते हैं कि पिछले 10 सालों के भीतर भारत में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भी 13 करोड़ से कम है और भारत ने इतने से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर लिया है। तो ऐसे में हमें दिखाई पड़ता है कि भारत सरकार की जो एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि पक्ष है वो ये रखा कि गरीबी को बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य के तौर पर देखा गया और निर्धन वर्गों के कल्याण को इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में मेक इन इंडिया हो, भारत में स्वच्छ भारत अभियान हो, लैंगिक समानता के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हो, स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी दोनों लेवल पर जो टिकाऊ मजबूत बस्ती शहर बनाने का लक्ष्य है उसको यहां पर पूरे करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक आधारभूत स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया हो, ग्राम ज्योति योजना हो, स्किल इंडिया मिशन हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार इन सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और उनको लक्षित कर रही है। इसके अलावा अगर देखें तो बजट में हम देखते हैं तो गरीबी को समाप्त करने के कार्यक्रम हो या बुनियादी सुविधाएं जो उनको बढ़ाने का कार्यक्रम हो, इन सब चीजों पर विशेष तौर पर धन अलॉट किया जा रहा है। ये तो भारत की बात हुई, लेकिन भारत की जब हम वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट देखें कि क्या भारत सरकार के कदम हमें दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों, तो सतत विकास रिपोर्ट 2023 हमें देखना होगी। सतत विकास लक्ष्य 2023 जो है वो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न देशों के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस हद तक प्रयास किए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन करती है और उसका कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक आंकड़ा प्रस्तुत करती है, जिससे देशों को अपनी स्थिति पता चलती है। और जब देशों को अपनी स्थिति पता चलती है तो फिर उस हिसाब से वो अपनी और रणनीति को बेहतर करने की तरफ कदम उठा सकते हैं। 2023 में जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि फिनलैंड का सतत विकास सूचकांक सबसे बेहतर है। फिनलैंड के बाद दोस्तों स्वीडन और डेनमार्क का स्थान आता है। तो सबसे टॉप पर कौन है? फिनलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क है। अगर हम निम्नतम की बात करें तो दक्षिणी सूडान जो है अफ्रीका का एक देश, ये सबसे नीचे है इसमें। इसके ऊपर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और उसके ऊपर है 4 देश। ये 3 देश सबसे निम्न स्कोर वाले हैं, इनका सतत विकास सूचकांक जो है वो सबसे लो है। और फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क का सबसे ऊंचा है। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सतत विकास रिपोर्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। सतत विकास रिपोर्ट जारी करने का कार्यक्रम 2012 से जारी हुआ था दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये तो हम लोगों ने सबसे ऊंचे और सबसे नीचे देशों की बात की। हम भारत देश की बात करें दोस्तों तो 166 देशों में भारत 112वें नंबर पर है और भारत का स्कोर है 63.4। 63.4 स्कोर के साथ भारत सतत विकास के क्षेत्र में दोस्तों आगे बढ़ रहा है। ये भारत का एक सुधारात्मक रूप हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले की रिपोर्ट में भारत 121वें स्थान पर था। भारत ने 121वें स्थान से 112वां स्थान किया है और लगातार हमारे सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने की जो
हमारी रफ्तार है वो बढ़ रही है और हमारा स्कोर बढ़ता चला जा रहा है और रैंक हमारी घटती चली जा रही है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो हमें थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हमसे बेहतर कंडीशन में है। अगर हम देखें भूटान, तो भूटान 61वें स्थान पर है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में। चीन 63वां स्थान है। चीन हमारा प्रमुख प्रतिद्वंदी है और हमारा सबसे प्रमुख सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हमसे ऑलमोस्ट आधे कम रैंक पे है, बहुत आगे है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो 128वें स्थान पर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और हम में ज्यादा अंतर नहीं है, जबकि हम पाकिस्तान की खबरें जब सुनते तो हम लोगों को पता चलता है कि क्या हालत है वहां पर। इसके अलावा श्रीलंका, जिसमें पिछले ही साल हम लोग देख रहे थे 2 साल से कि वहां की हालत इकोनॉमिकली कितनी कंडीशन खराब रही, वो हमसे बहुत आगे 83वें स्थान पर है। नेपाल 99 और बांग्लादेश जैसा देश 101 स्थान पर आता है सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति में। हालांकि इन देशों और भारत की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर भी है। अगर हम यहां चाइना को छोड़ दें तो बाकी देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या और भारत की विविधता बहुत बड़ी है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में इन सतत विकास लक्ष्यों को फटाफट पूरा करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन भारत सरकार के जो प्रयास हम लोगों ने देखे वो प्रयास निरंतर भारत की स्थिति को सुधार की तरफ ले जा रहे हैं। एग्जाम में आप लोगों से सीधे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछेगा कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? 112वां स्थान है और भारत का स्कोर अगर पूछता है तो 63.4 स्थान पर आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो हमें टेंशन अभी नहीं लेना है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश जो है वो 39वें स्थान पर है, जापान 21वें स्थान पर है, ब्रिटेन 11वें और फ्रांस 6ठे स्थान पर है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आप लोगों को बताता है कि भारत में क्या प्रगति है, भारत के रैंक में सुधार हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति है। इसके बाद हम बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया का इंडेक्स। तो याद रखिएगा कि भारत में इन सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन, उनका निगरानी रखने का जो काम है दोस्तों, वो भारत सरकार ने नीति आयोग को सौंप रखा है। और भारत का जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो इसके राष्ट्रीय संकेतक को तैयार करने का कार्य करता है। नीति आयोग के द्वारा 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य की जो रिपोर्ट है दोस्तों वो निकाली गई है, जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास है, क्या प्रगति, उसको दर्शाया गया है। तो अब हम यहां देखेंगे कि भारत की जो नवीनतम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स निकला था 2020-21 का, वो क्या कहता है। तो सबसे पहले तो ये जानिएगा कि ये एसडीजी की हमारी तीसरी रिपोर्ट है। पहली 2018 में, फिर 2019 में और फिर हमको 2020 में देखने को मिली ये 20-21 वाली रिपोर्ट लेटेस्ट है। इसके बाद की आना बाकी है। इसमें क्या बोला है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को लेकर आपने क्या क्या काम किए हैं उनको ध्यान रखा जाएगा और उसके 17 मानकों के आधार पर राज्यों को स्कोर दिया जाता है। उस हिसाब से राज्यों की रैंकिंग सेट होगी कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण को लेकर क्या क्या काम किया, आधार किसको माना है, तो इन तीनों को आप आधार बनाकर चल रहे हैं। कितने मानक है, 17 मानकों पर आंका गया है। कौन कौन से राज्य इन 17 मानकों में क्या क्या प्रगति कर रहे हैं, कितने कदम उठा रहे हैं, उसके आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। टोटल 4 श्रेणी है। जो पहली श्रेणी है दोस्तों सबसे उच्च, वो है सफल या अचीवर्स राज्य, जिन्होंने इन 17 मानकों के जो जो टारगेट दिए गए वो पूरे पूरे हासिल कर लिए हैं, उन्हें अचीवर्स कहा जाता है, जिनका स्कोर 100 होगा। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो इसके पीछे आएंगे फ्रंट रनर राज्य, ऐसे जो 65 से 99 के स्कोर पर हैं, उन्हें फ्रंट रनर राज्य कहा जाता है। जैसे केरला हुआ, उसका 75 स्कोर आता है, तो हम यह कहते हैं कि वो क्या है, फ्रंट रनर है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य हैं। फिर आता है कर्ता या परफॉर्मर राज्य। परफॉर्मर राज्य जो होते हैं उनका स्कोर होता है 50 से 64 के बीच में। तो जिन भी राज्यों का स्कोर 50 से 64 के बीच में होगा वो परफॉर्मर राज्य होगा। और लास्ट में आता है आकांक्षी राज्य। आकांक्षी जो राज्य होते हैं वो 0 से 49 के स्कोर पर होते हैं।
तो ये 4 स्कोर के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दिया जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। सबसे बेहतर राज्य हमारे यहां कौन है? केरल। और सबसे अंतिम कौन है? बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बेहतर कौन है दोस्तों? चंडीगढ़। तो भारत में केरल प्रथम स्थान पर है सस्टेनेबल गोल्स को हासिल करने की तरफ जो प्रगति चल रही है उसमें। लेकिन आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, वो ध्यान रख लीजिएगा कि ये चारों की चारों श्रेणियां आपको पता होना चाहिए। सफल या अचीवर्स राज्य में 100 स्कोर, आकांक्षी राज्य में 0 से 49 स्कोर, कर्ता या परफॉर्मर में 50 से 64 और फ्रंट रनर राज्य में 65 से 99 का स्कोर देखा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पर्टिकुलर मध्य प्रदेश और सतत विकास लक्ष्यों की। तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पिछले वर्षों में सतत विकास लक्ष्यों की तरफ जो कार्य किया गया वो कार्य बहुत उल्लेखनीय है। हमारे यहाँ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ मध्य प्रदेश का जो स्कोर है, स्कोर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उस स्कोर के कारण हम ये कह सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश की सरकार सकारात्मक काम कर रही है। देखिए कि जो 2020-21 का नीति आयोग का इंडेक्स निकला उसमें मध्य प्रदेश ने 58 से 4 अंक की बढ़त लेकर 62 अंक में आ गया। और मैंने पहले ही कहा था कि 50 से लेकर 64 का स्कोर जिस भी राज्य का होगा वो कर्ता या परफॉर्मर होता है। इसका मतलब मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने वाले राज्यों में परफॉर्मर की कंडीशन पर आता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है। रैंक की बात अगर करें तो पिछली रिपोर्ट जो 2020 की आई थी दोस्तों, 2019 की आई थी, उस रिपोर्ट में जब हम देखें तो मध्य प्रदेश 14वें स्थान पर था। अभी हमारे अंकों में वृद्धि जरूर हुई है लेकिन हमारा स्थान 3 अंक रैंक गिर गया है, हम 17वें पे आ गए हैं। अब ये 17वें पे आने का मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश ने खराब काम किया है। मध्य प्रदेश ने काम बेहतर किया है परंतु मध्य प्रदेश से बेहतर किसी दूसरे राज्य ने काम किया है तो वो उनका स्कोर बढ़ गया। इस वजह से मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो वर्तमान में 17वें स्थान पर है। यहां एक और चीज याद रखिएगा कि भोपाल इस बीच में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। सतत विकास लक्ष्यों को किस स्तर पर प्राप्त करने की तरफ शहर बढ़ रहे हैं, इस चीज को लेकर मध्य प्रदेश ने अपना खुद का एक पैमाना बनाया है। मतलब मध्य प्रदेश का जो भोपाल है सतत विकास लक्ष्यों में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसको जांचने के लिए खुद के आधार पर कहीं ना कहीं यहां पर मापन का कार्य कर रहा है। तो भोपाल ऐसा एकमात्र भारत का शहर है जो खुद की लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति को मापने का काम कर रहा है। हालांकि 2018-19 से 20-21 के बीच में हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने 8 लक्ष्यों में बहुत सकारात्मक बदलाव किए और प्रगति की है। वो 8 लक्ष्य कौन कौन से हैं? सेकंड वाला, 3, 4, 7, 11, 12, 13 और 16। इसमें दोस्तों 13 नंबर का जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस पर मध्य प्रदेश ने काम किया है। और ये सभी के सभी जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से ये काम हो रहे हैं, सतत विकास को हासिल करने के लिए काम हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के सामाजिक संरचना में हो रहे बदलावों को बताता है। अब हम एक एक करके इन सभी को देखने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पर काम हुआ है या बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की बात करें तो सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति। इंडेक्स जो निकाला गया उसमें मध्य प्रदेश का स्थान 40 से बढ़कर 44 हुआ है। देखिए अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 0 से 49 के बीच में अगर आप प्रगति कर रहे हैं तो आप आकांक्षी होते हैं, बराबर। तो यहां हम लोगों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नहीं है गरीबी की समाप्ति की तरफ किए गए कार्यों में। हालांकि हम लोग सुधार की तरफ आए हैं 40 से 44 स्कोर पर, लेकिन अभी भी हम गरीबी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निम्न स्तर पर आकांक्षी व्यवस्था में, आकांक्षी राज्यों में हैं। गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश की रणनीति देखें तो दीर्घकालिक रणनीति है। मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि अगर हमें गरीबी से निकलना है
तो किसान जो हैं उनकी आय में वृद्धि करनी पड़ेगी और इनकी वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना पड़ेगा और किसानों द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो तब बढ़ सकती है। अगर हम मध्य प्रदेश में गरीबी के स्कोर की बात करें तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में लगभग 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए। कब से कब तक? 2015-16 से 2019-21 के बीच में। यहां सबसे ज्यादा लोग जो थे वो यूपी के थे जिनको गरीबी रेखा से ऊपर किया गया 3 करोड़ से ज्यादा। उसके बाद बिहार के लोग थे और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का आया जहां लगभग 1.36 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो मध्य प्रदेश में निसंदेह प्रयास तो हो रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। यही वजह है कि 40 से बढ़कर 44 के स्कोर पर मध्य प्रदेश आया है। लेकिन अभी भी हम गरीबी के क्षेत्र में मतलब सशक्त विकास लक्ष्य 1 को पूरा करने में हम आकांक्षी राज्यों की सूची में आते हैं। काम करना पड़ेगा। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतत विकास लक्ष्य 1 को प्राप्त करने की दिशा में मध्य प्रदेश कौन से राज्यों की सूची में आता है? तो मध्य प्रदेश आता है आकांक्षी, क्योंकि 40 से 44 भले ही बड़े हों लेकिन अभी आप 0 से 49 की कैटेगरी में हो। यह कैटेगरी आकांक्षी के अंतर्गत मानी जाती है। दूसरा लक्ष्य है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, पोषण। जब हम पोषण की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की स्थिति सही में बहुत डाउन है और भूख की दृष्टि से, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश को बहुत काम करने की जरूरत है। यहां सीधे सीधे आपको एक फैक्ट देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा कुपोषण किस राज्य में है? तो बोले मध्य प्रदेश में ज्यादा है। तो हमारी यहां स्थिति भी वही है कि हम पहले 20 पे थे स्कोर पे और अब हम 43 पे आए हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 2 को हासिल करने में भी मध्य प्रदेश 0 से 49 के बीच में है, मतलब आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में आता है। कुपोषण की स्थिति खराब है लेकिन फिर भी देखिए कि 20 से आप 43 पर पहुंचे हैं, मतलब सुधार हुआ है। अब ये सुधार कहां हुआ है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया जा रहा है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण करने पर ध्यान दिया जा रहा है, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं को पोषण आहार प्रदान करने पर काम किया जा रहा है, आयरन की टैबलेट दी जा रही है ताकि कुपोषण की समस्या जो है वो बच्चों में कम हो। ये मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास हैं। लेकिन अभी हमारी स्थिति दोस्तों आकांक्षी राज्यों में है, ये ध्यान रखिएगा पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों तो तीसरा जो लक्ष्य है वो है स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए। इसमें देखिए कि मध्य प्रदेश 50 पे रहा पिछली बार और इस बार 62 का स्कोर है मध्य प्रदेश का। और हम यह देखें कि 50 से 64 वाले जो राज्य होते हैं वो क्या होते हैं? परफॉर्मर होते हैं। मतलब हम अगर सतत विकास लक्ष्य 3 की बात कर लें तो परफॉर्मर राज्यों की सूची में आ रहे हैं। यहां हमारा प्रदर्शन थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम जीवन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो जीवन प्रत्याशा है दोस्तों लगभग 64.5 वर्ष के आसपास दिखाई पड़ता है। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं को किस प्रकार से बढ़ाया गया है उस पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जब हमने मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण पर बात की थी। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की वर्तमान में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का इंफ्रा मध्य प्रदेश में कैसा बड़ा है, ये हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण पर देखा। अगर आपको पर्टिकुलर एसी के बारे में ज्यादा डिटेल है तो मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि 50 से बढ़कर 62 के स्कोर पर मध्य प्रदेश है। मतलब अभी हम सतत विकास लक्ष्य 3 को प्राप्त करने में परफॉर्मर राज्यों की सूची में आते हैं। और इसके डिटेल के लिए आप क्या करिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण का जो लेक्चर उसको देखिएगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या स्थिति हमारी सुधरी है वो पता चलेगा आप लोगों को। इसके बाद है सतत विकास लक्ष्य 4 जिसमें समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है। दोस्तों शिक्षा की स्थिति की बात हो रही है और जब हम शिक्षा की स्थिति में बात कर रहे हैं तो कई सारे स्टूडेंट ने इस बार नामांकन वापस लिया है। स्कूल छोड़ने की दर हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा रही है। इसका परिणाम देखिए कि हम जो है वो परफॉर्मर की सूची में आते थे 50 से 64 वाले में और यहां से हम लोग फिसल कर कहां पहुंच गए हैं 45। मतलब अब हम शिक्षा की दृष्टि से जो सतत विकास लक्ष्य 4 है इसमें हम आकांक्षी राज्य में बढ़ गए हैं
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने काफी सारे प्रयास किए हैं इसके लिए। सीएम राइज स्कूल की बात करें, सुपर 100 स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें, सब कुछ चीजें किया है, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, बच्चों ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, नामांकन घटे हैं, इसलिए इस तरह हमारा कम दिखाई पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सतत विकास लक्ष्य 5, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, स्त्री पुरुषों के मध्य जो भेदभाव है उसको खत्म करने वाले लक्ष्य कौन सा है? 5वें नंबर का लक्ष्य है। इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है। हम 45 पे आकांक्षी हुआ करते थे और यहां से हम पहुंच गए हैं परफॉर्मर राज्यों की सूची में। तो यहां एक आप लोगों को व्यवस्था देखने को मिल रही है और इसके पीछे कारण क्या है? कारण नंबर 1 कि लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। कारण नंबर 2 सुकन्या समृद्धि योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अच्छे से क्रियान्वयन करना हो, स्थानीय नगरीय निकाय जो है उनमें महिलाओं को 50% आरक्षण देना हो, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण देने की व्यवस्था हो। इन सब चीजों के कारण ये स्थिति सुधरी है। इसके बाद है सतत विकास लक्ष्य 7, 6 को हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं। 7वां है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी प्रदान करने में मध्य प्रदेश ने क्या काम किया है? बहुत बड़ा परिवर्तन है इसमें। 62 से सीधे आप 86 पर पहुंचे हैं। मतलब हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि हम अग्रणी राज्यों की सूची में आ रहे हैं जब हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी के प्रयोग में। फ्रंट रनर, अगर टिकाऊ ऊर्जा की बात करें तो हम फ्रंट रनर के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की स्थिति में है। तो इसमें सौर ऊर्जा के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उज्ज्वला योजना के जो काम किए गए हैं, इसके कारण ये है। अगला है नवा, इसमें हम देख रहे हैं लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति दोस्तों दयनीय सी दिख रही है। पहले हम 44 पे थे, घटकर 37 पे आ गए हैं। आकांक्षी राज्यों की सूची में हम यहां पर दिखाई पड़ते हैं इस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां, इसमें सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव वस्तु के निर्माण की बात है। जब हम यहां देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन बेहतर देखने को मिल रहा है। और चूंकि मध्य प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में रहा है, नवीनतम जो सर्वेक्षण आया 2023-24 में, इसमें मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र आया है। लेकिन इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 शहर बना है और भोपाल 5वां बड़ा शहर है। और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी में देखें, कचरा मुक्त सिटीज में देखें तो इंदौर का नाम बहुत फेमस है। इन सब प्रयासों के चलते हमारा स्थान 55 से 81, मतलब हम जो है वो फ्रंट रनर हैं, फ्रंट रनर के तौर पर देखने को मिल रहा है। कहां? 11वें लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में। 12वां लक्ष्य देखें तो स्थायी खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भंडारण आदि की बात करें तो इसमें भी हम फ्रंट रनर हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो बोल सकते हैं कि ऊर्जा दक्षता हो, संसाधन हो, इन सबको आप क्या कर रहे हैं? बेहतर तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। भूमि, जल, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन हो रहा है, कचरे का बेहतर तरीके से निपटान हो रहा है। इन सब चीजों के कारण हम यहाँ पर बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो 13वां जो लक्ष्य है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने का है और इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति दोस्तों आकांक्षी स्थिति में हम हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 49 तक आकांक्षी राज्य ही होते हैं। अब यहां पर बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जैव विविधता की दृष्टि से, पारिस्थितिकी विविधता की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत आगे है। तो मध्य प्रदेश ने रणनीति के स्तर पर हो, नीति के स्तर पर हो, योजना के स्तर पर हो, एकीकृत कार्रवाई करके इस पर काम करने का प्रयास किया है, वृद्धि देखने को मिल रही है। 16वां सतत विकास है दोस्तों शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना। इसमें भी मध्य प्रदेश दोस्तों फ्रंट रनर वाली कंडीशन में है। तो हमने यहां मध्य प्रदेश भारत और वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की बात की है। क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी पूछे जा सकते हैं,
हमने पूरे चैप्टर को कवर यहाँ पर कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछे तो हमने वो व्यवस्था भी देखी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैसे इनको अपनाया था। भारत में हम लोगों ने नीति आयोग के इंडेक्स को भी देखा और हमने मध्य प्रदेश की कंडीशन भी देखी। अब आप जब इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको ये और क्लियर तब होगा जब आपने मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि सतत विकास लक्ष्य के लिए क्या क्या प्रयास किए गए वो सभी आर्थिक सर्वेक्षण में ही है दोस्तों। तो आपने अगर मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, वहां पर आधारभूत ढांचे के लिए क्या काम किए गए हैं, औद्योगिक विकास के लिए क्या काम किए गए हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या काम किए गए हैं, शिक्षा के लिए क्या काम किए हैं, सब चीजों को हमने वहां देखा है। तो आप उस लेक्चर के साथ इसको पढ़िएगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो सीधे आप कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज करके आप आपके डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में यूनिट 6 के नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।